तो जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज से हमारा एक नया सीरीज़ शुरू हो रहा है जिसको हम कहते हैं कि सोशल साइंस जो है ना एसएसटी का क्लास 10 एसएसटी का उसका हम सैम्पल ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इसको डील करने के लिए जो आपको तरीका अपनाना है, जो मैं अभी आपको कहूँगा उसी मतलब उसी तरह से आपको करना है। आपको क्या करना है कि पहले जब ये वीडियो देखना है तो अपना कॉपी कलम निकालना है। उसके बाद मैं जब क्वेश्चन करवाऊँगा, मतलब ये जो क्वेश्चन एक-एक हम अटेम्प्ट करेंगे, तो उसमें आपको जो सारे के सारे जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन्स हैं, ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, उस 1 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि आपको उसको पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है? फिर उसका जो लगभग कितना होता है, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 में से आपको देखना है कि कितना क्वेश्चन मतलब आपका स्कोर कितना है, ठीक है? हालाँकि उसके साथ-साथ मैं वीडियो का एक्सप्लेन और उसका आंसर को भी एक्सप्लेन करूँगा, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होगा वो भी मैं बताता चलूँगा, जो रिलेटेड है उससे जो चीज़ें होगा। तो आपको क्या करना है कि पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना है और देखना है इसका आंसर क्या होगा। और फिर क्या करना है कि हर सेट में मैं क्या करूँगा कि आपके लिए कुछ टॉपिक वाइज़, ठीक है? जो चैप्टर वाइज़ हम जिसको कहते हैं टॉपिक वाइज़ या फिर चैप्टर वाइज़ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लगभग ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो 3 मार्क्स का हो गया या फिर 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन को मैं टॉपिक वाइज़ डिस्कशन करूँगा, ना कि रैंडमली, ठीक है? लेकिन जब हम 1 मार्क के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ये रैंडमली डिस्कस्शन होगा, ठीक है? किसी भी टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा उसको हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन जो डिस्कशन करूँगा 3 मार्क या फिर 5 मार्क का, उसको मैं होमवर्क देके जाऊँगा, ठीक है? उसको होमवर्क दूँगा, और उसको क्या करना है आप अपना एक अलग से कॉपी बनाओ या फिर जो पुराना एग्जिस्टिंग कॉपी है उसी में आप क्या करोगे, सेट 1 लिख के, ठीक है? आप उसका आंसर लिखना है, ओके? आंसर लिखना है। और जो हमारे बच्चे हैं उनको क्या करना है कि उनको जो पहले तो आंसर लिखोगे, उस आंसर को लिखने के बाद आपको मुझे व्हाट्सएप पे उसको भेजना है, ठीक है? मैं उसको चेक करूँगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले जो 1 मार्क के क्वेश्चन है उनको हम अच्छी तरह से डील करेंगे, और फिर मैं कुछ क्वेश्चन जो दूंगा आपको होमवर्क, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये नहीं कि बस होमवर्क देके चला जाऊंगा, उसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करूंगा, मतलब कुछ कुछ हिंट्स देके जाऊंगा कि आपका आंसर कैसे लिखना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला सवाल आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि डेस ऑफ द अर्थ सरफेस, डेस ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। तो ये बहुत बेसिक सा सवाल है, वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर ज्योग्राफी में है तुम्हारा, वहाँ से ये सवाल पूछा है। तो इसको क्या करना है, तो इसको लगाओ, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? आपको आंसर पता ही चला, मतलब देखते ही आंसर तो पता चल जाना चाहिए। जैसे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 3/4। ओके, आंसर डी दैट इज 3/4 होगा। देखो ये पूछ रहा है कि डेज ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर, तो अर्थ का कितना सरफेस पानी से भरा हुआ है, तो हमको पता है कि 3/4 है कि नहीं? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी 3/4। फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि व्हिच सॉइल इज नॉन एज रेगुर सॉइल। तो रेगुर सॉइल किसको कहते हैं, तो इसका जो आंसर है लगाओ, इसका आंसर लगाओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ब्लैक सॉइल, ठीक है? और रेगुर सॉइल को और क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। ओके, और सबसे बेहतर होता है किसके लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और अगर एक बार ये सूख जाता है, ठीक है, मतलब जब ये ड्राई हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डीप क्रैक्स डेवलप होते हैं, ठीक है? सवाल ये भी पूछ सकता है कि कौन से मिट्टी सूख जाने के बाद डीप क्रैक्स डेवलप होते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, ब्लैक सॉइल। ओके, और आगे देखो ये तीसरा वाला जो सवाल है कि स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। वो बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, स्टडी द पिक्चर, हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द इमेज, मतलब ये किसका फोटो है, किसका पिक्चर है पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है द फॉलन मरियने, फिर द फॉलन मदर इंडिया, फिर मदर अल्बानिया, और ऑप्शन डी में है फॉलन जर्मनिया। तो लगाओ इसका आंसर, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी फॉलन जर्मनिया। ओके, अच्छा, ये वाला पेंटिंग जो ये जो पिक्चर है, इसको बनाया किसने था, तो इसको बनाया था जूलियस होवनर ने, ठीक है? मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, जूलियस होवनर। और कब इसको प्रोड्यूस किया था उन्होंने, तो ये हुआ था 1850 को, ठीक है? 1850 को ये वाला, तो याद रखना जूलियस सोबनर 1850। और ये जो पिक्चर किसका है, ये जो नीचे लेटी हुई है, तो ये है फॉलन जर्मनिया। तो आगे बढ़ते हैं।
ये देखो, क्वेश्चन फॉर फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। तो इनमें से वो बोल रहा है कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स का कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जब हम पॉलिटिक्स में क्या करते हैं कि रिलीजन को घुसा देते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स प्लस रिलीजन, तो मतलब हमें ऐसे ऑप्शन छांटना है जिसमें क्या नहीं होगा, पॉलिटिक्स और रिलीजन में अंतर होगा या फिर वो एक साथ नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि व्हेन ए स्टेट फेवर्स ए पार्टिकुलर रिलीजन, यस, इसको हम कह सकते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। मतलब किसी भी एक पार्टिकुलर रिलीजन को अगर कोई स्टेट, स्टेट मतलब यहाँ पे कोई राज्य नहीं है, यहाँ पे सरकार आप ले सकते हो। तो कोई भी सरकार अगर क्या करता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर कर रहा है, तो उसका मतलब वो क्या कर रहा है, कम्युनल पॉलिटिक्स है कि नहीं, किसी भी एक रिलीजन को बढ़ावा देना। मतलब हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं, अगर कोई भी जो स्टेट है जिसमें कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है तो कैसा होना चाहिए, तो द स्टेट मस्ट बी सेक्युलर होना चाहिए। ओके, सेक्युलर। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी बोल रहा है कि व्हेन द डिमांड फॉर ओनली वन रिलीजन इज एक्सेप्टेड। तो ये भी गलत है, मतलब ये भी होता है कम्युनल पॉलिटिक्स में, लेकिन हमको ढूंढना है क्या नहीं होता है। तो किसी भी एक रिलीजन की अगर डिमांड को हम मान लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये भी यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स घुसाया जा रहा है पॉलिटिक्स में, राजनीति में धर्म को। फिर इट ऑक्योर्स व्हेन रिलीजन इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। अच्छा देखो, ये बोल रहा है कि जब ये पॉलिटिक्स में रिलीजन एक्सप्रेस नहीं होता है तब हम उसको कम्युनल पॉलिटिक्स कहेंगे। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से नॉट हटा दोगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। कम्युनल पॉलिटिक्स में ये आता है कि जब रिलीजन को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो ही वही तो होता है ना कम्युनल पॉलिटिक्स, याद करो। लेकिन ये वाला भी देख लो, तो वन रिलीजन इज प्रेजेंटेड सुपीरियर टू अदर, ठीक है। अगर किसी भी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से सुपीरियर बनाया जाए तो ये उसको हम कह सकते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। ओके, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। वो पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो 5 नंबर में यहाँ पे जो सवाल है वो कुछ 1 2 3 करके दिया गया है, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है। और आपको इसको क्रोनोलॉजिकली या फिर सीक्वेंस में जो सही सीक्वेंस है उसके हिसाब से आपको लगाना है। तो पहला है कि ऑल एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। और अच्छा, ये कोई चीज़ बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, तो हमें देखना है कि सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है। तो कोई किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि पहले रॉ मटेरियल होना चाहिए, उसके बाद लेबर, फिर कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। कोई फैक्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले तो यही ज़रूरत होता है ना कि रॉ मटेरियल हमें कहाँ से लाएंगे, फिर कॉस्ट ऑफ लैंड, वहाँ पे ज़मीन खरीदो, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फैक्ट्री के जो बिल्डिंग वगैरह बनाओ, मशीन लगवाओ। तो पहले हमको देखना है कि सीक्वेंस में पहले आईवी आना चाहिए। तो आईवी अगर देखो तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में है। तो आप यहाँ से बी और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे वक्त बचेगा हमारा, टाइम मतलब टाइम बच जाएगा। तो उसके बाद देखना है कि रॉ मटेरियल तो मिल गया, उसके बाद क्या करना है कि एंड फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं होगा। फिर उसके बाद ऑल एक्टिविटीज़, जो सारे एक्टिविटीज़ करना होता है जिसको रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदलना है। ओके, तो उसके बाद आएगा ऑप्शन आई। तो आई भी के बाद आई कौन से में है, आप देखो यहाँ पे तो 3 आई है, 3 आई नहीं होगा, 3 आई गलत हो जाएगा, क्योंकि फाइनल गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू मार्केट। अब जब बना ही नहीं है रॉ मटेरियल में, को हम कैसे भेज सकते हैं मार्केट में। तो आप ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे देखो, 6 नंबर बोल रहा है कि द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, ठीक है। सामान के बदले में सामान अगर कहीं पे मिलता है या फिर लेना, उसको क्या कहा जाता है उस सिस्टम को। तो ई बैंकिंग नहीं होगा, बैंकिंग भी नहीं होगा, ये भी जो नहीं होगा, प्रोमिसरी बिल्स भी नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं बार्टर एक्सचेंज, ठीक है। हमने ये पढ़ा है मनी एंड क्रेडिट में कि बार्टर सिस्टम, ओके, जहाँ पे क्या होता है कि सामान के बदले, गुड्स के बदले हम गुड्स लेते हैं या फिर गुड्स परचेज करते हैं, तो उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बार्टर सिस्टम इज, एक चीज़ होना चाहिए जिसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। मतलब ऐसे कोई चीज़ जो मुझे भी चाहिए और आपके पास है, और मेरे पास है जो आपको चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं, जैसे मान लें मेरे पास कुरकुरे है और आपके पास चॉकलेट है, ठीक है। मेरे को चाहिए चॉकलेट और आपको चाहिए कुरकुरे, तभी जगह हम एक चीज़ मतलब दोनों चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको कहते हैं बटर सिस्टम। लेकिन ये जो कोइंसिडेंस है ना, ये जो इत्तेफाक हम जिसको कहते हैं कि मुझे भी जो चाहिए वो आपके पास होना चाहिए और आपको जो चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरी होता है बैटर सिस्टम के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं 7 नंबर क्या बोल रहा है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको उसमें से जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकोरेक्ट है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि इनकोरेक्ट को ढूंढ के निकालना है। अच्छा, पहले बोल रहा है कि क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट which borrower supplies lender with money, goods और सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। अच्छा, आपको पढ़ के तो लग रहा होगा कि सर ये तो सही लिखा है, बिल्कुल। देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। वो बोल रहा है कि क्रेडिट का मतलब ये होता है कि एक एग्रीमेंट होता है, बिल्कुल एग्रीमेंट होता है कि फ्यूचर में हम उसको पैसा लौटा देंगे, किसी से हम जब उधार लेते हैं।
तो यही तो वादा करके लाते हैं ना कि हम फ्यूचर में उसको लौटा देंगे। अब सवाल आता है कि बोरोअर, बोरोअर मतलब जो लोन लेता है, ठीक है, ना कि देता है। वो यहाँ पे सवाल थोड़ा घुमा दिया गया है, मतलब उल्टा कर दिया है वर्ड्स को इधर उधर। बोरोवर्स कहता है कि सप्लाई लेंडर विथ मनी, ये गलत है, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है उसी को तो हम कहते हैं ना, जो जो बोरो कर रहा है वो बोरोअर है, और जो पैसा दे रहा है वो लेंडर है। तो बोरोअर का पैसा कैसे देगा, लेंडर पैसा देगा ना बोरोअर को, है कि नहीं। तो बाकी तो सारे सही होंगे, आप पढ़ के देख लीजिए। इंटरेस्ट रेट होता है उसमें, कोलेट्रल डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर मोड ऑफ पेमेंट, ये सब काम मिला के टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कहते हैं। फिर क्रेडिट हेल्प करता है कि ऑनगोइंग एक्सपेंसेस प्रोडक्शन की, या फिर रूरल एरियाज में मेनली जो क्रेडिट जो उधारी चलती है, या फिर जो फार्मर लोन लेते हैं वो उनके क्रॉप प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए, ठीक है, या फिर क्रॉप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ही लेते हैं। आगे देखो, 8 नंबर बोल रहा है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग क्या करना है, कि पहला है ए में दिया गया है, कॉलम ए में, कि द लार्जेस्ट आयरन और डिपॉजिट इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा आयरन और कहीं पर अगर डिपॉजिट है तो कहाँ है, वो जगह कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं तो आंसर बता ही दूंगा। फिर सबसे बड़ा लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। फिर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल इंडिस्पेंसेबल, मतलब जिसको जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है, जिसको हम, जिसके अलावा हम उसको, मतलब इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, तो वो कौन सा मिनरल है। उसके बाद एक ऐसा मिनरल जो क्या होता है कि सेडिमेंटल रॉक में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको लगाना है, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो देखो, द लार्जेस्ट आयरन और डिपॉजिट इन द वर्ल्ड वो कहाँ पे है, कुद्रेमुख डिपॉजिट। कुद्रेमुख कौन सा स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो कुद्रेमुख होता है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका का कुद्रेमुख। ओके। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, कौन सा, उड़ीसा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल जो इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन आई हो जाएगा, माइका। फिर मिनरल दैट इज फाउंड इन सेडिमेंट रॉक, तो कौन सा बच गया एक, तीसरा लाइमस्टोन होता है कि नहीं। चलो, आप उसके हिसाब से देख लेंगे ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ कंपनियों के नाम दी गई है, कि बार्ड हेलर्स एंड को, एंड्रू यूल एंड जैडिन स्किनर एंड को, मतलब ये कंपनी जो, ये सब क्या थे, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड या फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से पूछा जा रहा है, कि ये जो 3 कंपनी है क्या करते थे, इसका काम क्या होता था। तो ये यूरोप मैनेजर्स थे एंड एजेंट्स थे, या फिर अफ्रीकन मैनेजमेंट थे, ईस्टर्न इंडिया थे। तो ये क्या थे, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी, ठीक है, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी आपकी किताब में है, ओके, एनसीईआरटी में। तो ध्यान से देखना इसको, ठीक है। तो ये जो 3 कंपनियां आपको याद रखना है, ये कौन थे, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, देखो, यहाँ पे बोला कि एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मॉनिटर्स द बैंक्स एंड मेंटेनिंग ए कैश बैलेंस, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमें बताना है जो क्या करता है कि बैंकों को मॉनिटर करता है कि वो अपने बैंक में कैश बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, तो इसका तो ऑप्शन आपको पता चल ही गया होगा कि ए का क्या होगा, ए का होगा 4, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे खींच दे रहा हूँ लाइन। तो ए का हो जाएगा 4, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है, ओके। हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बैंक आरबीआई क्या करता है, हालांकि रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है, इसका तो लॉन्ग क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आरबीआई क्या करता है कि बैंकों के ऊपर नज़र रखता है, ठीक है, पूरी तरह से मॉनिटर करता है। तो वो क्या, आरबीआई कहता है कि हर बैंकों को कि आप अपना जो टोटल डिपॉजिट्स हैं उसका 15% आप हमेशा से अपने बैंक में रखना ही रखना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई भी बैंक का जो टर्नओवर है, या फिर उसका जो कुल संपत्ति अगर हम मान लें कि कितने पैसा उसके पास है, तो मान लो 100%, और जो लगभग 100 करोड़ है, तो उसका 15%, मतलब 15 करोड़ बैंक हमेशा अपने पास कैश के रूप में रखेगा, ठीक है, ताकि जो लोग उसके पास विथड्रॉ करने के लिए आए तो उनको निराश ना होना पड़े, क्योंकि लोग भाई पैसा रखे हैं तो कभी ना कभी तो उनको ज़रूरत पड़ेगा। अगर ज़रूरत के टाइम पे बैंक नहीं देगा पैसे, तो लोग तो अलग से उठा उठा के पटकेंगे। एनीवे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, आईवी। फिर एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द रूरल पोर, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है कि रूरल पोर, मतलब जो गांव में जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा होगा इसका आंसर। तो डिमांड डिपॉजिट नहीं होगा, डबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी नहीं होगा, तो इसका होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ओके।
जो जो गांव की जो गरीबी को दूर करने के लिए सरकार एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव चलाते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर आगे देखें मीन्स ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें, और एक एसेंशियल फीचर फॉर बेटर सिस्टम, ये देखो जो मैंने बताया था कि बेटर सिस्टम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है वो होता है डबल कॉन्फिडेंस अकाउंट। तो डी क्या हो जाएगा 3 आई, और बाकी बचा कौन सा, डिमांड डिपॉजिट, वो हो गया मीन्स ऑफ पेमेंट, है कि नहीं। अगर याद है ना, अगर किसी को हमें पेमेंट करना है तो या तो हम उसको कैश दे देंगे, ले भाई पैसा ले ले, या फिर आजकल तो ऑनलाइन ट्रांसफर आ गया है, लेकिन एक तरह का ये भी होता है कि हम उसको चेक इशू कर दें, ठीक है, चेक दे देंगे और जगह बैंक वालों को दिखाएगा तो बैंक वाले उसको पैसा दे देंगे। इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, एक चेक तरह ही एक कुछ है जिसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। मतलब आप पैसा लेके बैंक वालों के पास, बैंक ने आपको एक डिमांड डिपॉजिट बना के थमा दिया, और जिसके नाम पे डिमांड डिपॉजिट होगा वही पैसा निकाल सकता है। ओके, तो इसके हिसाब से आप ऑप्शन देख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखो 11 नंबर कह रहा है कि इट लेड टू डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्री। तो रीजन पूछ रहा है कि किस वजह से हमारे देश में चाइल्ड सेक्स रेशियो काफ़ी घट जाता है या फिर घटा हुआ है। तो पोर इकोनॉमिक बैकग्राउंड हालांकि एक रीजन है, लेकिन प्रॉपर रीजन नहीं है, ठीक है। और सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन, ये ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। बाकी आप देख सकते हैं कि थ्रेट फ्रॉम सोसाइटी ये नहीं होता है, और फैमिली बर्डन ये भी नहीं होता है। हालांकि ये हल्का फुल्का रोल प्ले करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो ज़रूरी होता है कि हम क्या करते हैं, लोग सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन करवा देते हैं। जैसे मान लो और एक मशीन आता है, कौन सा, वो जो मेडिकल में इस्तेमाल होता है, अरे क्या कहते हैं उसको, चलो ठीक है मैं याद आते ही बता दूंगा। तो उसमें क्या करते हैं, जब देखा जाता है तो पता चल जाता है कि जो बच्चा पेट में है वो मेल है या फीमेल है। अब जैसे ही पता चलता है इनको कि ये फीमेल है तो उसको एबॉर्शन करवा देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वजह से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो काफ़ी हद तक हमारे कंट्री में डिक्लाइन हो रहा है। ओके, उसके बाद 12 नंबर का देखो कि एजर्सन और रीजन का सवाल है, कि वो बोल रहा है कि पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। यस, ये वाला बिल्कुल सही है। अगर हम किसी भी कंट्री में पावर को शेयर करते हैं, इट मे बी बिटवीन टू एथनिक ग्रुप और टू रिलीजियस ग्रुप, तो क्या होगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना रहेगा, ठीक है, एंश्योर हम कर सकते हैं स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल ऑर्डर में। तो एजर्सन तो सही है, देखते हैं रीजन क्या है। तो इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर द अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। देखो ये रीजन भी सही है, ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ, कि रीजन तो सही है लेकिन एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर, मतलब नहीं हो रहा है इससे, ठीक है। मतलब देखो पावर शेयरिंग तो एक अच्छा, बहुत ही अच्छा है कि हमें स्टेबिलिटी लाने के लिए पॉलिटिकल ऑर्डर में, लेकिन अगर हम किसी भी मेजोरिटी कम्युनिटी के ऊपर अपना, मतलब कोई भी अगर मेजोरिटी कम्युनिटी वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर ज़बरदस्ती अपना विशेष को, अपना डिमांड्स को थोपना चाहते हैं तो थोप सकते हैं, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है कि नहीं। तो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है कि आप देख सकते हो टेबल में वो बता रहा है कि यहाँ पे रीजन और कंट्री की बात की जा रही है। एक मिडिल ईस्ट है, ठीक है, मिडिल ईस्ट मतलब जो सऊदी अरबिया है, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, ये वाले जो कंट्री जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है। फिर यूएसए की बात है, फिर पूरी दुनिया की बात है। अब यहाँ पे 2017 में वो मतलब बताया जा रहा है कि कितने मिलियन बैरल्स ऑफ पेट्रोलियम है, ठीक है। तो 808, ये 50 और ये 1697। अब वो यहाँ पे कितने साल तक वो मतलब लास्टिंग करेगा, मतलब कितने साल तक वो हम जिस तरह से उसको स्पेंड कर रहे हैं, जिस तरह से हम उसको यूज कर रहे हैं, तो कितना साल तक ये चल सकता है। तो मिडिल ईस्ट 70 साल तक सस्टेन कर लेगा, फिर यूएसए में 10.5 ईयर्स, फिर वर्ल्ड की अगर हम ओवरऑल एवरेज निकालें तो 50.2। अब सवाल पूछ रहा है कि व्हिच रीजन कैन यूज द रिजर्व फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स। तो इनमें से कौन से रीजन का जो ऑयल है वो सबसे ज़्यादा टाइम तक या फिर सबसे ज़्यादा सालों तक ये चल सकता है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि मिडिल ईस्ट का 70 साल तक चलेगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन है दैट इज मिडिल ईस्ट। ओके, ये वाला ऑप्शन है मिडिल ईस्ट। आगे बढ़ते हैं, तो 14 नंबर का जो सवाल है कि वो बोल रहा है कि बैंक्स इन इंडिया होल्ड अबाउट 15% ऑफ डिपॉजिट्स एज कैश एज द प्रोविजन। अच्छा, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हर बैंक क्या करता है कि पूरा अपना जो टोटल पैसा होता है उसका 15% हमेशा अपने पास रखते हैं कैश के रूप में। ये किस लिए रखते हैं, मैंने इसका आंसर पहले थोड़ी देर पहले बताया ही है, कि ताकि जो डिपॉजिटर हैं टू पे डिपॉजिटर्स हु केम टू विथड्रॉ देयर मनी, ठीक है, इसके लिए वो पैसा बचा के रखते हैं। ओके, मेंटेन एटीएम्स ये नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट मनी या चैरिटी, चैरिटी वारिटी बैंक वाले नहीं करते भी होंगे, लेकिन
अब 15% में से मान लो किसी का 1000 करोड़ है, ठीक है, अब उसका वो 15% थोड़ी देगा चैरिटी में, ठीक है। अब बैंक वालों के पास खुद का पैसा नहीं है, वो लोगों से इंटरेस्ट ले लेके मतलब उनका गुजारा होता है, वो कैसे देंगे पैसा। एनीवे, अब यहाँ पे कुछ दिया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन इन 2016-17 में एक टेबल में है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है कौन से स्टेट का, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो 11% है, छत्तीसगढ़ 10, गुजरात 8। चलो एक पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द गिवन डाटा, फाइंड आउट व्हिच स्टेट्स आर नॉट इक्वल कंट्रीब्यूटर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन। मतलब कौन से ऐसे दो स्टेट्स हैं जो इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते, मतलब जो अलग अलग होना चाहिए। ओके, अब देखो आंध्र प्रदेश में 11% है, मध्य प्रदेश में भी 11% है, तो ये और ये नहीं होगा क्योंकि दोनों इक्वल कर रहे हैं। फिर छत्तीसगढ़ 10 है, और कौन सा वाला 10 है, कर्नाटका भी 10% है, तो ये भी नहीं होगा। फिर गुजरात 8% है, और अगर आप देखोगे तो तेलंगाना भी 8% है, और तमिलनाडु भी 8% है। ओके, अच्छा, और देखो यहाँ पे राजस्थान सिर्फ एक बच गया जो 21% है, उसके साथ और कोई नहीं है। ओके, एक काम करते हैं, इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि ऐसा दो राज्य ढूंढना है जो क्या करेंगे, इक्वल शेयर नहीं करता। हालांकि बहुत आसान सवाल है, थोड़ा लेंथी है। वो बोल रहा है कि तमिलनाडु एंड गुजरात, ठीक है, तमिलनाडु और गुजरात। तमिलनाडु आप देख लीजिए, तमिलनाडु में कितना है, तमिलनाडु है 8%, और गुजरात में कितना है, गुजरात भी 8% है, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, वो बोल रहा है कि इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर तेलंगाना राजस्थान, तेलंगाना देखिए 8% है, और राजस्थान कितना है, राजस्थान कहाँ गया भाई, 21%। जी, यही होगा आंसर, ठीक है, दोनों में इक्वालिटी नहीं है, अलग अलग इनका परसेंटेज ऑफ शेयर है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जीडीपी शेयर और उसका कोज बताया गया है। देखो, पहला वो बता रहा है कि टेरिशरी सेक्टर जो हमारा है, जो हम इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, तो टेरिशरी सेक्टर में जीडीपी शेयर बढ़ा है, ये बिल्कुल सही है। और उसका कॉज क्या है वो पूछ रहा है। जबकि प्राइमरी सेक्टर में क्यों घटा है, तो उसका कॉज यहाँ पे दिया गया है कि पीपल बिगन टू वर्क इन फैक्ट्रीज, क्योंकि लोग ज़्यादातर अब किसान मतलब जो खेती छोड़ के, मतलब जो फार्मिंग, जो एग्री फार्मिंग करते थे उसको छोड़ के वो क्या कर रहे हैं, अब फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये उसका कॉज हो सकता है। तो टेरिशरी सेक्टर में क्यों इंक्रीज हुआ है, तो उसका कॉज देख देते हैं कि राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिशरी सेक्टर होगा या फिर डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिशरी सेक्टर, ठीक है। टेरिशरी सेक्टर का तो इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। आप जो कैसे आप खुद ही देख लीजिए, जैसे पहले हमारे पास जो नोकिया का 1200 सेट होता था मोबाइल, अब क्या हो गया कि देखो मोबाइल जो है, मोबाइल बहुत सारे अलग अलग 4G 5G भी आने वाले हैं, ठीक है। तो उसके जो सर्विस होगा, उसके सर्विस के लिए आप देखो कहीं ना कहीं हर जगह पे आपको मोबाइल दुकानें मिल जाएगी, उसके बैक कवर के लिए, उसके ऊपर जो टेम्पर ग्लास लगता है, बहुत सारे चीज़ों के लिए उसका दुकानें आपको मिल जाएगी। तो मतलब जो सर्विस सेक्टर है या फिर जो टेरिशरी सेक्टर है, उसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, इसीलिए उसका लोग ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो ज़्यादा पैसा इनकम कर रहे हैं, जो कि जीडीपी में शेयर मतलब उसको काउंट हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई टेरिशरी सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, उसका जीडीपी शेयर भी इंक्रीज हो रहा है। 17 नंबर बोल रहा है कि फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है। हम क्या करेंगे, कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे, दूसरा फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाएंगे, फिर स्टार्टिंग हनी कलेक्शन सेंटर बनाएंगे, और ओपन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सब कुछ जो क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ ना कुछ बोल रहा है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे हम रखेंगे मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो। लेकिन ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलना ये अलग है, तो ऑप्शन आई भी हो जाएगा अलग। ऑप्शन ए यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन आई भी होगा, सॉरी ऑप्शन आई भी तो नहीं, ऑप्शन ए में आई भी है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 18 नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक स्टोरी कुछ दिया गया है, डायलॉग किसी के बीच में कुछ हो रहा है, देखते हैं क्या बातचीत हो रहा है। एक शू मेकर है जो कि किसान से बात कर रहा है, शू मेकर टू फार्मर। वो बोल रहा है कि आई विल गिव यू शूज फॉर योर व्हीट, ठीक है। किसान के पास व्हीट है और इसके पास क्या है, शूज है, शू मेकर के पास। तो ये बोल रहा है कि मैं तुझे जूते दूंगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो फार्मर बोल रहा है कि आई डोंट नीड शूज, आई नीड क्लोथ्स। तो ये बोल रहा है कि भाई हमें जूते नहीं चाहिए, हमें कपड़े चाहिए। ओके, तो शॉपकीपर कहता है कि आई वांट शूज बट आई डोंट हैव व्हीट। तो इसको ये बोल रहा है कि मेरे को तो जूते चाहिए मेरे पास, लेकिन व्हीट नहीं है। और किसान बोल रहा है कि नहीं, मेरे को तो कपड़े चाहिए, अगर कपड़े देगा तो मैं दूंगा तेरे को व्हीट। तो यहाँ पे सवाल पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय फार्मर। तो यहाँ पे एक फार्मर किस तरह का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है फार्मर को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट की कोई बात नहीं है, फिर
ये वाला ऑप्शन सी होगा राइट आंसर कि लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, जो थोड़ी देर पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया कि दोनों तरफ से जो चाहत होना चाहिए, इंसिडेंस कोइंसिडेंस होना चाहिए कि भाई तू तेरे पास जो है वो मेरे को चाहिए और मेरे पास जो है वो तेरे को मतलब तेरे को मांगना चाहिए, वो क्या कहते हैं, चलो रहने दो। ठीक है, मतलब तुझे भी वही चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 19 देख लीजिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू गांधी और टू ज्वाइन खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्यों कांग्रेस को कहा था कि आप ज्वाइन कर लीजिए किसमें, खिलाफत मूवमेंट में। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ही सॉ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। यस, उनको ये अपॉर्चुनिटी लगा था कि सारे मुस्लिम और हिंदू को हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट में हम उनको शामिल कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन 1 तो सही है, लेकिन फिर ऑप्शन 2 बोल रहा है कि ही न्यू दैट ओनली मुस्लिम कैन लॉन्च ए ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट। अब देखो ये गलत है, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम या फिर सिर्फ हिंदू अकेले ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर पार्टीशन से पहले देखोगे तो मुस्लिम का भी जो पॉपुलेशन था इंडिया में ठीक ठाक था। हालांकि पार्टीशन क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, तो दोनों तो मुस्लिम कंट्री है ना, अगर वो सब होते तो अलग बात होता, क्योंकि अकेले कोई नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और 3 गलत हो जाएगा, हमको देखना है कहीं पे ऑप्शन 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में 1 ओनली है, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। फिर 20 नंबर का सवाल पूछ रहा है कि व्हिच पार्टी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग्स ऑफ शाहू महाराज, महात्मा फूले, ठीक है, पेरियार, रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ग्लिम्सेस मिल रहा होगा कि ये कोई दलित की बात की जा रही है। ठीक है, जो समाज में पिछड़े वर्ग हैं, जो बैकवर्ड कास्ट है, उनकी बात की जा रही है। तो मतलब ऐसा पॉलिटिकल पार्टी हमें ढूंढना है जो क्या करता है कि इन दलितों की आवाज़ के लिए बना गया हो, या फिर जो ओबीसी या फिर एसटी एससी हैं, जो दलित पिछड़े वर्ग हैं, उनकी आवाज़ों को मतलब बुलंद करने के लिए कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया। तो याद करो ये कौन सा पॉलिटिकल पार्टी था। तो अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, आपको सबको कमेंट में बताना है कि जो बीएसपी पार्टी है इसको फॉर्म कब किया गया था, मतलब उसका ईयर बताना है। ओके, और किसने किया था, हु वाज द फाउंडर बीएसपी। ओके, इसको पक्का कमेंट में बताना है। ओके, आगे देखते हैं कि कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क, देख लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आज का होमवर्क, ठीक है, सेट 1 का, कि आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन जो 5 मार्क का पूछा गया है कि देखो वेरियस मोड्स ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो मतलब मिनरल्स जो ऑक्योर होते हैं वो किस तरह का ऑक्योर होते हैं। ओके, तो आपको याद होगा कि जो मिनरल्स का ऑक्यूरेंस है उसमें अलग अलग रॉक में अलग अलग तरह से मिनरल्स ऑक्योरिंग हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाँ, जैसे आपको याद होगा कि मेटामॉर्फिक रॉक में कैसे होते हैं, इग्नियस रॉक में कैसे देखने को मिलते हैं, और कुछ जो बॉक्साइट कैसे ओरिजिनेट होता है, मतलब कैसे बॉक्साइट फॉर्म होता है, और या फिर लाइमस्टोन कैसे होता है। ठीक है, और एक ये भी था ओशियन, ओशियन के जो बेड में या फिर ओशियन के जो नीचे किस तरह से मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो मोड ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स में आपको पहले क्या करना है, इग्नियस रॉक के बारे में लिखना है, फिर आपको लिखना है किसके बारे में, मेटामॉर्फिक के बारे में, फिर सेडिमेंट्री के बारे में, फिर एक होता है कि वेदर्ड रॉक जो मतलब प्लेसर डिपोजिट है उसके बारे में आपको लिखना है। और क्या करना है कि जो ओशियन के बेड में, ओशियन बेड में कैसे मिनरल एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में लिखना है। ठीक है, फिर ये तो आपको बताएगा कि डिफरेंस बिटवीन फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में आपको लिखना है। ओके, कि यार मतलब डिफरेंस क्या है फेरस और नॉन फेरस के बारे में, तो आपको पता चल गया होगा कि ये मिनरल वाला चैप्टर से मैं सवाल दे रहा हूँ। फिर आपके बाद ये 4 मार्क का होगा, और डिफरेंस बिटवीन हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट के बारे में आपको लिखना है, ये 2 मार्क में आपको लिखना है। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस आयरन और वेल्ट्स इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से लिखेंगे। आपको याद है ना वो जो दुर्ग बस्तर बेल्ट हो गया, फिर उड़ीसा झारखंड बेल्ट हो गया, या फिर महाराष्ट्र गोवा बेल्ट हो गया, तो ये जो है उनके बारे में आपको लिखना है। ओके, ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, बस शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट में, लगभग 5 मार्क का है तो 6 से 7 पॉइंट लिखो, और टू दी पॉइंट होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, बेहतर, काफ़ी अच्छा होगा। ओके, तो और शॉर्ट नोट्स भी आपको लिखना है जो 2 मार्क ईच। यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे बॉक्साइट के बारे में आपको लिखना है शॉर्ट नोट 2 मार्क, मतलब सिर्फ उसके बारे में आप क्या जानते हैं बॉक्साइट के बारे में, कॉपर के बारे में, मैंगनीज के बारे में और माइका के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे शायद नीचे है, तो हाँ ये 2 क्वेश्चन में आप अटैम्प्ट कर लेंगे। एक तो है शॉर्ट नोट्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। ओके,
जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉल्स हैं उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट एक लिखना है, जो 3 मार्क का। याद है ना, वो जो आंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, पीट, लिग्नाइट, उनके बारे में, ठीक है। और हजार्ड्स ऑफ माइनिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि माइनिंग की वजह से जो हमारा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, या फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, आइटम करना है। तो ये होमवर्क है, ओके। और जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए ये जो मतलब इन्फॉर्मेशन है कि आपको क्या करना है कि लिखने लिखने के बाद वो भेजना है मुझे व्हाट्सअप पे। मैं इसको चेक करके आपको रिप्लाई दूंगा कि आपको और क्या बेहतर करना है इसमें, ठीक है। चलो, फिर मिलेंगे एक दूसरे शेड में, एक दूसरे क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।